जो है आज फेडरल खबरों से हमेशा हम शुरू करते हैं कनाडा की, लेकिन आज हम जो है ज़ाहिर है कि म्यूनसिपल इलेक्शंस जो थे वो बहुत बड़े थे, तो उनसे आज हम अपनी खबर शुरू करेंगे। आपको पता ही है कि अच्छा कुछ खराबियां कल नज़र आई, देखने में आई ना, वो जिस वक्त फेडरल इलेक्शंस हुए उसमें कहीं पे जैसे कि हैमिल्टन के अंदर रिजल्ट्स डिले हुए। उसकी वजह यह थी कि पोलिंग स्टेशन जो थे वो खुले ही लेट थे और वहाँ पे चीज़ें देर से ही जो शुरू हुई थी। अच्छा, उसके अलावा वॉन के इलाके में जो 26 के करीब पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो वहाँ पे इसलिए जो है वो डिले हुआ। इसके अलावा जो था, आपको पता ही, आपने माजिद भाई कल बताया था कि अनफॉर्चुनेटली सिंथिया लाए जो थी उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे लोग बहुत सारे एडवांस पोलिंग में उनके लिए पोल कर चुके हुए थे, तो फिर वहाँ पे जगह जगह पे साइन लगाए गए थे टोरंटो के अंदर कि भाई जिन्होंने उनके लिए वोट किया अब ना करें, बिकॉज शी इज़ नो मोर, और उनके लिए जो आपने वोट्स डाले थे वो अब कंसिडर भी नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे था। और जनाब बहुत सारे लोगों ने, आपको पता ही है कि जीता है, और ख़ास तौर पे जो थे जितने भी इनकम्बेंट थे वो तो वापस आ गए हैं। इनकम्बेंट जो वापस आए हैं उनके अंदर हम आपको बता दें, जॉन टोरी जो हैं ही वन थर्ड टर्म। इसके अलावा पैट्रिक ब्राउन जो थे ब्रैम्पटन के मेयर वो वापस आ गए हैं। बॉनी क्रॉम्बी जो कि मिसिसागा की मेयर थी वो वापस आ गई हैं। और इसके अलावा जो है जो बहुत सारे अपसेट्स भी हुए थे मिल्टन के जी मिल्टन के जो थे मेयर, अभी मैंने बताया भी है, कॉर्ड ग्रांट्स वो जो हैं वो वापस आ गए थे। और जो हैं डेलडुका साहब ने बहुत स्मॉल मार्जिन से, स्टीवन डेलडुका जो कि ओंटारियो पार्टी के जो लिबरल पार्टी के लीडर थे ओंटारियो में, बहुत स्मॉल मार्जिन से वॉन के मेयर बन गए हैं, वो जीत गए हैं। और हैमिल्टन के अंदर जो एनडीपी की ओंटारियो की लीडर थी एंड्रिया हॉर्वेथ, वो जीत गई हैं, वो भी तो बड़े नंबर से नहीं जीती। जी, ये सारे जो है नैरोली जो है वो जीते हैं। अच्छा, जो ब्रैम्पटन है उसमें बाकी के भी, पैट्रिक ब्राउन के अलावा बाकी के भी जितने भी इनकम्बेंट थे वो सारे जीत गए हैं। जैसे कि अब हम आपको बता दें कि वो थी रोवीना सैंटोस थी, और वो थे हरकीरत सिंह थे, पैट फटीनी थे, और पॉल विसांटे थे, मार्टिन मिडोरस थे, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सब जीत गए हैं फिर से। और जो एक अपसेट हुआ है ब्रैम्पटन में, दैट इज़ द ओनली वन अपसेट, जो कि गुरप्रीत सिंह जो थे, गुरप्रीत ढिल्लों, वो हार गए हैं, और उनकी जगह पे गुरप्रताप सिंह जो हैं वो जीत गए थे। और आमिर उनकी दिखा दें ज़रा तस्वीर गुरप्रताप की, वो आए भी थे यहाँ पे। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट यंग मैन, और बड़े वो थे, वो डायनेमिक से हमें उसी वक्त लग रहे थे। तो वो जीत गए हैं गुरप्रताप सिंह। जरा आमिर तस्वीर दिखाएं गुरप्रताप सिंह की, यंग। हाँ, मेरा ख्याल उनको नहीं मिल रही है, तो चले हम थोड़ी बाद दिखा देंगे। अच्छा चलें, ठीक है, हम थोड़ी देर में दिखा। तो ये जनाब जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं ये देखने के अंदर मिली। अच्छा जनाब, इसके अलावा आज जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम ट्रूडो साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने, जो नेचुरल रिसोर्सेज के हैं मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि हम अब एक लगा रहे हैं मॉड्यूलर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर हम लगा रहे हैं, और इसके अंदर वो ये होएगा कि एमिशंस जो हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। ना सिर्फ ये होएगा बल्कि एक जो हमारा एनर्जी का क्राइसिस है जो कि सारे यूरोप में देखा जा रहा है वो भी ख़त्म होएगा। ये जो कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वो ये लगाएगा डार्लिंगटन एनर्जी कॉम्प्लेक्स कैलिंगटन में, तो वहाँ पे ये लगेगा। और इसमें वो कह रहे हैं कि ये G7 में सबसे पहले ये जो है कनाडा जो इसको डेवलप कर रहा है, और ओंटारियो पावर जनरेशन वाले इसको करेंगे सेटअप इसका। और वो कह रहे हैं जी कि ये कट करेंगे एमिशंस 40 से 45% तक, रीचिंग जो है वो 2030। और 15% ऑफ कनाडा की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही आती है वैसे तो, लेकिन ये अब जो है उसके अंदर एक स्टेप और है, क्योंकि आपको पता ही है कि they are spending $1 billion for that। जी बिल्कुल, कोई तकरीबन कनाडा जो है 970 मिलियन जो फेडरल एड है वो जाएगी, 970 मिलियन की फेडरल एड जो है इनको मिलेगी, उस पर लगेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं, उन्होंने जनाब आज डिफेंड किया है बैंक ऑफ कनाडा को, क्योंकि ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट बहुत अरसे से कह रही थी कि जी जो बैंक ऑफ कनाडा है उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आज एग्जैक्टली वही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है, क्योंकि बार बार लोगों के क्रिटिसिज्म आ रहे हैं कि जो बैंक ऑफ कनाडा है अपने ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स बढ़ाने जा रहा है। और ये बातें सामने उस वक्त आ रही हैं जबकि जगमीत सिंह साहब ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने कहा है कि लोग कनाडा में बहुत सफ़र कर रहे हैं, रिसेशन आ चुका है, और बैंक जो है वो टुमारो यानी कि
जो है अपना कुछ 0.5 परसेंटेज पॉइंट और बढ़ा सकता है बैंक ऑफ कनाडा। तो उसके ऊपर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि को कहा गया था कि भाई आप लोग इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट कुछ करे। उन्होंने कहा जी ये इंडिपेंडेंट है बैंक और उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसके ऊपर हम जो है उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर वो काम अपना इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट की उसके अंदर इंटरफेरेंस होगी। तो जो हम एक स्टेबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका फिर हम फेस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो है आज उन्होंने बैंक को बड़ा वो डिफेंड किया है। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो अब हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इसी हफ्ते में बिल C-31 जो है वो पास कर सकती है। और आपको पता है ये बड़ा ही मेजर बिल था जो कि एग्रीमेंट लाया था लिबरल्स और एनडीपी के बीच में। एनडीपी ने कहा था हम आपके पीछे खड़े रहेंगे जनाब अगर आप ये लेकर आएंगे। ये किससे रिलेटेड है? ये जनाब रिलेटेड है जो डेंटल हेल्थ केयर है, जिसके के बारे में जगमीत सिंह साहब ने कहा था ट्रूडो साहब को कि इट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 12 टू लो रैंक फैमिलीज। और इसके अलावा वन टाइम $500 का जो अलाउंस देंगे आप इनको लो इनकम रेंटर्स को। तो ये था, दिस वाज पार्ट ऑफ बिल C-31 जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो अब इसको वोट के लिए थर्सडे के दिन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया जा सकता है। और जो पार्लियामेंटरी बजट ऑफिसर हैं ईज जिरो, उन्होंने कहा है जी कि इसकी हेल्थ केयर की ये जो बजट की जो प्रपोज की जा रही है उसकी कॉस्ट $703 मिलियन तक आ सकती है और जो रेंटल सपोर्ट दी जा रही है वो इनिशियली जो है 940 मिलियन तक कॉस्ट करेगा। तो ये सारी जो है डिटेल्स भी अब जल्दी सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, आज सर्विस कनाडा ने कहा है कि पासपोर्ट्स के लिए जैसे लोगों को पहले बहुत लंबी लंबी ना सिर्फ लाइनें बल्कि ओवरनाइट वो बाहर जो है वो बैठ जाते थे बेचारे और अपने टेंट्स लेकर आ जाते थे कि उनको जो है पासपोर्ट्स जल्दी से उसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस में जाएं और वो करें। उसके लिए सर्विस कनाडा ने कहा था कि हम बहुत सारा जो है वो काम कर रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें यही देखा जा रहा है कि 90% लोग जो है उनको मई के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी अक्टूबर में जो है पासपोर्ट्स मिले थे। इन्होंने कहा है जी कि अक्टूबर 10 से 16 के बीच में 72% जो पासपोर्ट्स थे वो इशू किए गए थे विद इन 40 डेज कंपेयर टू 66 जस्ट अबाउट 2 वीक्स बैक, यानी कि सितंबर के महीने में। 5 मंथ्स बैक इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद जो थे लोगों की आ रही थी बहुत ज़्यादा शिकायतें कि जी हम तो सारी सारी रात बाहर बैठे रहते हैं कि जैसे ये खोले, क्योंकि सुबह 7 बजे शायद खुल जाते हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो वही उन्होंने कहा था, सर्विस कनाडा ने कहा था कि हम उसके बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हमने 300 सेंटर्स भी नए खोले हैं और इसके अलावा बहुत सारा स्टाफ जो है उसको भी हायर किया है। तो सर्विस कनाडा का कहना था कि 2022 में चूंकि रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुई हैं तो बेतहाशा ट्रैवल भी चूंकि जो है वो खुल गया था तो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा चला गया था ऊपर। अच्छा, 90% सर्च जो था मई के महीने में देखा गया था और 2917 पासपोर्ट एप्लीकेशंस जो 2020 में इनको मिली थी वो आप सोचें ज़रा कि 281,000 से ऊपर चली गई थी आते आते 2022 में। और अगस्त के महीने में तो ये जो है बहुत ज़्यादा पिछले सालों से के मुकाबले से बढ़ गई थी, बल्कि कहते हैं ट्वाइस जो है इन दिस पर्टिकुलर मंथ जो है डिमांड बढ़ गई थी इसकी। और 265,168 जो हैं अगस्त के महीने में एप्लीकेशंस पासपोर्ट की आई थी कंपेयर टू 127,644 इन अगस्त 2021। तो उसके लिए बहुत सारा सर्विस कनाडा कहती है हमने काम किया है, स्टाफ हमने हायर किया, सेंटर्स नए खोले हैं, एक्सटेंड किए हैं वर्किंग आवर्स और सैटरडेज को बहुत सारे सेंटर्स खुले रहे हैं ये देने के लिए। तो उसकी वजह से चीज़ों में बहुत सारी बेहतरी आई है। अच्छा जनाब, ऋषि सुनक साहब 42 ईयर्स हैं, इंग्लैंड के वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलर हैं। बट दिस इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज के ये कितने रिच हैं, ये है स्टोरी है जी। आज ये मिले हैं प्रिंस चार्ल्स से और 3 से और उन्होंने फॉर्मली इनको जो है प्राइम मिनिस्टर का वो दे दी है इजाज़त। संडे टाइम्स ने एक रिच लिस्ट जो है वो उन्होंने जाहिर किया और वो कहते हैं जी कि ऋषि सुनक साहब की अपनी वेल्थ जो है 1.1 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो है उसको टच कर रही है। और वो कहते हैं जी कि ये और इनकी वाइफ जो हैं इनकी टुगेदर जो वेल्थ है क्वीन एलिजाबेथ II से ज़्यादा है। क्वीन एलिजाबेथ II की जो कलेक्टिव नेटवर्थ थी वो 657 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स थी और इनकी उसी से ज़्यादा। वो कहते हैं जी ये
इन्होंने एज अ हेज फंड मैनेजर गोल्डमैन सैचे से यूएसए में शुरू किया था और इनकी वाइफ जो हैं अक्षांता मूर्ति, उनसे भी वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों वैसे स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं और ये जो हैं जो अक्षांता जो हैं ये जो इंडिया के बिलियनियर हैं, जो इनकी जो कंपनी है इन्फोसिस उसके जो मालिक हैं, उनकी ये बेटी हैं और वो भी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट जो हैं वो बंदे हैं जो है मूर्ति साहब। तो वो कहते हैं जी कि ज़्यादातर वैसे जो इनके पास पैसे हैं इनकी बेगम की वजह से ही हैं, लेकिन अपने खुद के भी हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ही हैज़ प्रॉपर्टीज़ वर्थ 23 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। और ये अच्छा, इसको कंपेयर अब उन्होंने किया जी ट्रूडो साहब के साथ। उन्होंने कहा जी ट्रूडो साहब ने जो 2013 में अपने जो सारे रिवील किए थे एसेट्स, उसके मुताबिक इनकी जो वर्थ है ट्रूडो साहब की सिर्फ 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स है। बी और एम का फर्क है। हाँ, बी और एम का है, फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो वो है। वो कहते हैं वैसे तो इनको 368,400 एज सैलरी मिलती है एज प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इनको सैलरी मिलती है 178,900 एज जो है एमपी फॉर पेपिनो। और बेचारे को ज़रा सोचें, और मैं कह रही थी ये मैं कैसे अनाउंस करूं, दुनिया कितना हंसेगी, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में जो शेख बैठे हुए हैं। हाँ वो जी। कहते होंगे यार कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ $2,000 उसको गाड़ी का अलाउंस मिलता है। हाँ जी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को सोचें जरा आप, हैं जी, मिलता है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं ट्रूडो साहब की वर्थ वैसे 10 मिलियन के करीब कैनेडियन डॉलर्स के करीब हो सकती है, लेकिन उनके पेपर्स के मुताबिक जो है उन्होंने इतनी की हुई। अच्छा जी, बाइडन साहब, अब आ जाए जी बाइडन साहब पे और उनकी वाइफ जिल जो है, इनकी वर्थ जो है इनकी, यानी ये अमेरिका का दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो है, इसकी और इसकी वाइफ की 10.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स वर्थ है। और ऋषि सुनक साहब की क्या? उनको कन्वर्ट ना करें अमेरिकन में, कुछ ना नहीं ना रहेगा। ना ना जीरो आ जाएंगे सिर्फ। सुनक साहब की कितनी है? 1.1 बिलियन। ठीक है जी। अच्छा जी, इनकी है जी इतनी। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं जी कि इनके पास 950,000 कैनेडियन डॉलर्स कैश है बाइडन साहब के पास, और 2 घर हैं विच आर वर्थ 5.5 मिलियन। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ हैं जो हैं, वो कहते हैं जी वैसे तो वो अपनी नहीं, आपने अगर कंपेयर ही करना है तो फिर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से करें, जनाब ट्रंप साहब, वो ही इज वर्थ बिलियंस। हाँ, लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करते ना। अच्छा, वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ जो हैं वो भी अपनी वेल्थ बताते नहीं हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट 6.8 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की उनकी भी वेल्थ हो सकती है। पुतिन साहब के बारे में भी वो कहते हैं जी वो बताते नहीं है, वो सिर्फ पुतिन साहब इतना ही कहते हैं कि 140,000 कैनेडियन डॉलर्स मेरी साल की सैलरी है, बस वही वो बताते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास तो सिर्फ एक जो यॉट है वो है 137 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की, जस्ट अ यॉट। और इसके अलावा उनको जो है वो ही हैज़ आइदर हैज़ एक्सेस, और वो उनका खुद का है, टू अ मैसिव पैलेस वहां पे। यूएस कांग्रेस जो है उसने कहा जी कि पुतिन साहब की वेल्थ जो है 247 बिलियन डॉलर्स हो सकती है, लेकिन वो इसको मानते नहीं है। इसके अलावा जी ज़ेलेंस्की साहब जो हैं, आपको पता ही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी बिटवीन 27 मिलियन से 41 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स हो सकती है। तो वो कहते हैं जी कि ये तो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। अमीर तरीन प्राइम मिनिस्टर, अमीर तरीन बंदा नहीं है, अमीर तरीन प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर यानी हेड्स ऑफ द स्टेट में रिचेस्ट है ये। अच्छा जी, सुनक साहब जो हैं आज उन्होंने अपनी नई जो कैबिनेट है उसका अनाउंसमेंट किया है। आपको पता ही है कि ये सुला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी थी, इन्होंने थोड़े दिन पहले छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था मेरे से ब्रीच हो गया, रूल्स हो गई है, इनको वापस बुलाया गया है जी। सुनक साहब ने इसको होम सेक्रेटरी फिर से बनाया है। इसके अलावा जो है डोमिनिक राब जो हैं उनको अपॉइंट किया है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड जस्टिस सेक्रेटरी। जेरेमी हंट जो हैं वो अब रहेंगे फाइनेंस के ऊपर ही। बेन वैलेंस जो हैं डिफेंस, जेम्स क्लेवरली फॉरेन सेक्रेटरी, इनको इन सबको रीअपॉइंट किया उन्होंने। इसके अलावा जो इनकी राइवल थी पेनी मॉर्डॉन्ट, उनको अब रीअपॉइंट किया लीडर ऑफ कॉमन्स। स्टीव बार्कले जो हैं हेल्थ सेक्रेटरी होंगे। ओलिवर डाउडन चांसलर डची ऑफ लैंकास्टर। मेल स्ट्राइड वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी। थ्रीस कॉफी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी। नदीम जहावी कंजर्वेटिव पार्टी चेयर। ग्रांट शैप्स बिजनेस सेक्रेटरी, और गिलियन
कीगन जो है एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे। तो आज इन्होंने अपनी कैबिनेट अनाउंस की है। नो मुस्लिम, और मतलब मुस्लिम तो हैं वो ज़हावी साहब, बट नो पाकिस्तानी इसके अंदर। अच्छा जी, एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है, और एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ के मुताबिक जो यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में अब कुछ समझौता अभी तक तो नहीं हुआ है कि ये क्राइसिस जो एनर्जी का है, क्योंकि सर्दियां तो आ गई हैं, उसके बीच में क्या इनिशिएटिव्स इनको लेने की जरूरत है। अभी भी जो है डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंसेस को ऊपर जो है वो ले, क्योंकि कुछ अभी भी कह रहे हैं कि जी उसके साथ लड़ाई मत करो, पुतिन साहब के साथ रूबल्स में पेमेंट कर दो, उसको दे दो। दूसरे कह रहे हैं जी नहीं, हमको डिफरेंट जो है वो देखने की ज़रूरत है, वो एनर्जी के सोर्सेज जो हैं। बहरहाल जी ये आप कह रहे हैं कि चूंकि लोगों के बिल ऊपर जा रहे हैं, लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, और बिजनेसेस जो हैं वो दे हैव कम एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, तो इसलिए अब ये इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने कहा जी कि ये अब नवंबर 24 को इमरजेंसी मीटिंग जो होगी उसमें हम अपने सारे इशूज़ करके और ये क्राइसिस जो है इसको ख़त्म करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में करने जी आज इंटरव्यू लिया है, बहुत ही मेजर, इट्स अ ह्यूज इंटरव्यू। सऊदी अरेबिया के जो है फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद, उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है, और उसमें इन्होंने डिनाई किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बाइडन साहब को प्राइवेटली बुरा भला कहते रहे हैं, क्योंकि ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी कि मोहम्मद बिन सलमान तो कुछ समझता ही नहीं है बाइडन साहब को, वो तो बाइडन साहब को बड़ा बुरा कहता है। तो फैसल बिन फरहान साहब ने कहा जी कि ये बातें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, ये आपको कौन बताते हैं, ये तो सऊदी कल्चर ही नहीं है, ये सऊदी वैल्यूज ही नहीं है। हम तो किसी हेड ऑफ द स्टेट को, बाइडन साहब तो बहुत बड़े हेड ऑफ द स्टेट है, हम किसी छोटे से छोटे कंट्री का भी जो हेड ऑफ द स्टेट है, हम उसके बारे में भी बुरी बात नहीं मनाते हैं, ये हमारे कल्चर में नहीं है किसी के बारे में ऐसे खराब बात करनी। तो ये बिल्कुल फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, और ये कुछ सोर्सेज जो हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे ये बातें फैला रहे हैं, और इनके ऊपर जो है ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया पे चीजें क्यों आ रही हैं? ये इसलिए आ रही हैं कि जो हमने पूरी आपको रामलीला की कहानी सुनाई थी कि ओपेक प्लस जो है उसने कहा था कि 2 मिलियन जो बैरल्स पर मंथ जो है वो उसका हम ऑयल कट करेंगे, पर डे हम कट करेंगे। तो उसके ऊपर बाइडन साहब ने कहा था कि भाई आप ऐसा मत करो, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर की वजह से एनर्जी का बहुत सारा क्राइसिस है, तो आप ना करें। तो उन्होंने कहा था जी सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि इसको लीड करता है सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस को, उसमें रशिया भी है, तो वो कहते थे कि जी हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं। उसके सिनेरियो में फिर ये सारी बातें जो थी वो आ रही थी, और अक्टूबर 11 को हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब ने बड़ा वार्न किया था केएसए को कि बड़े सख्त इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप ऐसा मत करें। तो उसके बाद ये रूमर्स आ रहे थे कि वो तो आपको कुछ समझते नहीं है सऊदी वाले, और बड़ी आपके बारे में बुरी बातें बनाते हैं, और वो कहते हैं जी हमारा कल्चर ही नहीं है, हम किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं बनाते हैं। तो बाइडन साहब के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम एला है और हमारे बड़े उनके साथ बिजनेस डील्स हैं। अच्छा जी ये थोड़े दिन पहले ये भी अब जो है सोशल मीडिया पे बात आ रही थी कि शायद रशिया जो है वो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट यूक्रेन। अच्छा, अब ये डर्टी बॉम्ब क्या होता है? डर्टी बॉम्ब ये होता है कि वो बॉम्ब जो कि न्यूक्लियर हेड जो है वो भी कैरी कर सकता है। तो पुतिन साहब की ये एक आई थी कि वो अपने जो हैं अब एडवाइजर्स के साथ मिल रहे हैं, और शायद वो सोच रहे हैं कि ये डर्टी बॉम्ब यूज़ करें। आज इंडिया ने इसको आज रशिया ने इसको पूरे तरीके से डिनाई किया है, और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रांस, यूके और यूएस की, जिन्होंने कहा था कि ये रशिया जो है ये इस तरह कर सकता है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्जे शोइगु जो हैं उन्होंने अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से बात की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, लेकिन वेस्ट ने कहा है कि हम ये एलिगेशंस आपके रद्द करते हैं, हम मानते नहीं हैं, आप लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने जो रशियन फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि यूक्रेन हमारे पे यूज़ कर सकता है। तो वेस्ट ने कहा कि हम ये तो नहीं समझते कि यूक्रेन करेगा और हम यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे, तो हम आपकी बात नहीं मान रहे। एसोसिएटेड प्रेस की आज न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो म्यांमार की मिलिट्री जनता है वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। एक जगह पे फंक्शन हो रहा था, एक सेलिब्रेशन चल रही थी जहाँ पे कि इन्होंने रेड किया है कैचन स्टेट के अंदर, जिसमें 80 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। ये सेलिब्रेट कर रहे थे फाउंडिंग ऑफ कैचन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे जब मिलिट्री ने बॉम्ब्स मारे तो वहाँ पे 80 लोगों की डेथ और 100 लोग जो हैं बहुत सीरियसली जो हैं जख्मी हो गए हैं। यहाँ पे ऑल टुगेदर
से 500 लोग जो थे वो जमा थे। इसके अंदर जो जख्मी हुए और मरे हैं उसमें परफॉर्मेंस थे, म्यूजिशियंस थे, मिलिट्री के भी कुछ अफसर थे, सोल्जर्स थे और बिजनेस ओनर्स थे, कुक्स थे, सिविलियंस थे। तो काफ़ी इसके ऊपर आज फिर से जो है दुनिया का रिएक्शन आया कि मिलिट्री जनता जो है म्यांमार की ये बहुत ज़्यादा फैशिस्ट होती जा रही है दिन ब दिन। तो काफ़ी इस पर रिएक्शन आया। हिंदुस्तान के अंदर तो जनाब रेप का सिलसिला किसी सूरत में रुक नहीं रहा है। और यूपी का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ साहब हैं, योगी हैं एक, लेकिन उनकी स्टेट में सबसे ज़्यादा रेप्स जो हैं अब कोट किए जा रहे हैं। एक बच्ची है 13 साल की, वो भी जो है कल उसको बुरी तरीके से रेप करके और वो ब्लीड कर रही थी, उसको जो है एक जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस था उसके पीछे फेंक के चले गए हुए थे और वो हाथ से इशारे कर रही थी। और लोगों की बेहिसी ये थी, वो हेल्प के लिए वो 13 साल की बच्ची हाथ उठा उठा के लोगों को उंगलियों से बुला रही थी और लोग उसकी सिर्फ जो है वीडियो बना रहे थे। उसमें फिर अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें देखा गया कि एक जो पुलिस अफसर पास ही खड़ा हुआ था, उसने जब उस 13 साल की बच्ची की इतनी बुरी हालत देखी तो वो उसको उठा के कानपुर के एक हॉस्पिटल में लेके गया है। और उस बच्ची ने बताया कि वो जो एक्यूज्ड है ही वॉज नोन टू हर, और ये उस इलाके में जो है इकट्ठे चलते हुए देखे गए थे। तो अब FIR लिखी है लेकिन अभी तक एक्यूज जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो लोगों ने आज फिर से एक बार क्वेश्चन उठाए हैं कि जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक योगी हो, एक संत हो, और वहाँ पे रेप्स इतने बढ़ जाएं तो उसका क्या मतलब बन सकता है। आज एक स्टोरी है जनाब, और वो हम करेंगे 2 मिनट के बाद आपसे।